हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा 11th क्लास का है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको पढ़ेंगे। यहाँ हम जो है प्लांट्स की, वो भी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। उसमें भी एंजियोस्पर्म्स का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, आकार जो उनका होता है, शेप जो होती है, उनकी लीव्स, उनके स्टेम, उनकी रूट्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो किस किस तरह की होती हैं। तो चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी। मतलब इतना ज़्यादा एंजियोस्पर्म में दुनिया भर के टाइप्स होते हैं और इतने तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, आकार होते हैं। दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट। सब में रूट्स होती हैं, सब में स्टेम होता है, लीफ होते हैं, फ्लावर होती है, फ्रूट्स होते हैं। In chapter 2, 3rd, and we talked about the classification of plant based on the morphological of other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variations in different parts found as the adaptation of the plant to their environment. ठीक है ना। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो है टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, उनमें जो एडेप्टेशंस के बाद जो नई नई चीज़ें बनती हैं उनका पता होना चाहिए। जैसे कि कोई कहीं पर लीव्स हैं आपकी, वो स्पाइंस बन गई हैं, कहीं पर स्टेम जो है आपका फोटोसिंथेसिस करने लग गया, उनके टर्म्स के नाम क्या होते हैं ये जानना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करते होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, मतलब इन एडेप्टेशंस, देखो ऊपर चढ़ने के लिए टेंड्रिल्स बनाते हैं प्लांट, स्टोर करने के लिए फूड कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टेम में स्टोर करते हैं, रूट में स्टोर करते हैं, एडवेंटिशियस रूट स्टोर करती हैं। तो ये सब यहाँ पर पढ़ेंगे हम। फिर लिखा है कि इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट द ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम और लीव्स। तो दे मे बी बियरिंग फ्लावर और फ्रूट। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। तो दो चीज़ें होती हैं, रूट सिस्टम और फ्रूट सिस्टम। ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो आपका शूट सिस्टम कहलाता है, ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा आपका रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है मेन हेडिंग जो कि है द रूट। तो रूट जो है वो प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल और वाटर में हेल्प करता होता है। और ओरिजिनेशन के टाइम पर, जिस टाइम पर जब एम्ब्रियो से बनता है, तो एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट होता है रेडिकल। तो ये रेडिकल से ओरिजिनेट होने वाला पार्ट होता है एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। ये क्या बनाता है, प्राइमरी रूट्स बनाता है। तो ध्यान रखना, रेडिकल से जब बनती हैं तो प्राइमरी रूट बनती हैं, बाद में इनमें लेटरल रूट्स निकलती हैं, प्राइमरी रूट्स में ही बराबर में रूट निकलती हैं, और दे कुड बी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स। ठीक है, तो ब्रांचिंग होती रहती है लगातार, उनको कहते हैं सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इस तरह से जो आपकी प्राइमरी रूट्स होती हैं या फिर इसकी जो ब्रांच होती हैं मिल करके क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम। तो भाई टैप रूट सिस्टम कैसा होता है, इस तरह का होता है जैसे आप मस्टर्ड में देख सकते हो, ये वाला जहाँ ब्रांच है रूट की अलग अलग इस तरह से गई हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस। तो ये पूरा एकदम नीचे ज़मीन में होती है अंदर तक, इनको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। लेकिन अगर आप बात करोगे दूसरी तरह के प्लांट की, जैसे कि मोनोकोट्स की, तो वहाँ आपको ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। यहाँ लिखा है कि इन मोनोकोटिलेडन प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई मोनोकोट में शुरुआती रूट्स जो कि रेडिकल से बनती होती हैं वो छोटे दिन जीती हैं, कम दिन जीती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। उसके बाद वो जो है रिप्लेस कर दी जाती हैं। कहाँ से, नई रूट निकलती हैं, बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं। देखो पहले रेडिकल से जो रूट बनती है मोनोकोट में वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी जगह पे अलग से बेस ऑफ द स्टेम से नई रूट्स निकलती हैं। तो देखो बेस ऑफ द स्टेम से रूट निकल रही है तो हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, क्योंकि रेडिकल के अलावा अगर कहीं से और जगह से रूट निकलती है तो हमारी एडवेंटिशियस रूट ही होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, और मिलकर के वो क्या बनाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती होती है। ठीक है ना। तो ऐसे इन द वीट प्लांट, तो आप जैसे कि वीट प्लांट में देख सकते हैं या फिर कुछ ग्रासेस में देख सकते हैं कि भाई वहाँ पर आपको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे सवाल बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो आपके मोनोकोट्स होते हैं लाइक ग्रासिस, मॉन्स्टेरा एंड द बेनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। तो अगर आप अदर देन द रेडिकल अगर आपकी रूट कहीं से निकलती हैं तो वही वो आपकी रूट क्या कहलाएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स कहलाएंगी। उनको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, यानी अदर देन
जो पार्ट मान लो स्टेम से निकल गई, स्टेम के बेस से निकल गई, नोड से निकल गई, कहीं और से निकल गई, उस तरह की रूट्स आपकी क्या कहलाती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। फिर लिखा था मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। रूट का जो काम होता है वो यही होता है कि वो मिनरल्स वाटर को सोयल से एब्जॉर्ब करता होता है और प्रॉपर एनकरेज करता है प्लांट को, स्टोर करता है रिजर्व फूड को, मटेरियल को, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाता है। देखो ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ध्यान रखना है कि प्लांट के जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन का फॉर्मेशन भी रूट करती है। कुछ हार्मोन जो है आपके वो रूट में बनाए जाते हैं, कुछ हार्मोन आपके शूट की टिप पे बनते हैं, कुछ आपके लीफ में बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपके कुछ हार्मोन्स है वो आपकी रूट की टिप भी बनाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे जो यहाँ है। स्टेम की कुछ खास चीज़ें यहाँ पर हैं, थोड़ा देख लो कि स्टेम की एक खास फीचर होती है कि स्टेम में नोड और इंटरनोड होगी हमेशा। नोड और इंटरनोड का मतलब ये होता है कि यहाँ नोड है, फिर एक नोड है, फिर इन दोनों के बीच में क्या होती है? इंटरनोड। जबकि अगर आप रूट में ऐसा देखेंगे कि रूट के अंदर नोड और इंटरनोड मिलती है क्या, तो रूट के अंदर बिल्कुल भी नोड और इंटरनोड नहीं मिलती होती है। ठीक है, ये रूट की फीचर ही नहीं, स्टेम की फीचर है रूट नोड और इंटरनोड का होना। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बर्ड ये बर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, बर्ड। तो ये बर्ड जो है आपकी इस तरह की बर्ड जो एंगल पर होती है, एक एंगल पर, ये जैसे मान लो यहाँ इस तरह के एंगल पर जो आपकी एक बर्ड होगी, इसको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। पर अगर इसी तरह की बर्ड्स जो होती हैं वो टिप पर होती हैं, कहीं आगे स्टेम की टिप पर हो, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल बर्ड। ठीक है ना, तो एक आपकी क्या है? एक्सिलरी बर्ड है, दूसरी आपकी क्या है? टर्मिनल बर्ड है। तो ये बर्ड जो दिखाई है इन्होंने एक्सिलरी बर्ड दिखाई है यहाँ पर। तो स्टेम भी नीचे पढ़ेंगे तो फिर आपको वहाँ बताएंगे क्या होता है। ये डायग्राम दिया गया, देखो ये आपकी फाइब्रस रूट है जो कि आपकी मोनोकोट की है। ठीक है, और यहाँ ये एडवेंटिशियस रूट आपको दिखाई हैं जो कि देखो कहीं से भी निकल रही हैं। स्टेम की जो नोड्स हैं, नोड दिख रही होंगी आपको यहाँ साफ साफ, दीज आर द नोड्स। तो नोड से निकलते हुए आपको दिख रही होंगी, तो इनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रीजन ऑफ द रूट। तो रीजन ऑफ द रूट वाले जो आपका पैराग्राफ है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखो पहले आप डायग्राम देख लो। जो रूट की टिप होती है वहाँ पर आपकी रूट कैप होती है एक, और रूट कैप का काम होता है कि कुछ ये म्यूसिलेज वगैरह सिक्रेशन करती रहती है, जिससे कि रूट का जो पाथ है आगे का वो बनता रहे, रूट आगे ज़मीन में जा रही होती है। तो ये काम होता है रूट कैप का भी, और प्रोटेक्शन का भी काम होता है, इन्फेक्शंस वगैरह से बचाने का भी काम होता है। दूसरा, रूट के जस्ट पीछे का जो एक रीजन होता है उसके अंदर आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चलती रहती है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ इस तरह की एक्टिविटी होती हैं जिनमें कि सेल लगातार डिवाइड करती रहती हैं यहाँ से, मतलब जो सेल का डिवीज़न है वो यहीं पर होता रहता है, और लगातार जो नई बनने वाली सेल है वो पीछे जाती रहती है रीजन ऑफ इलोंगेशन में। यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन में जाकर के मान लो यहाँ से एक सेल डिवाइड करी, दो बनाई उसने, और फिर उनमें से एक और फिर डिवाइड करी, एक फिर परमानेंट होगी। तो परमानेंट जो सेल होती है, मान लो उसको सेल को इस तरह की शेप लेनी है, कुछ अपने अंदर चेंज करना है, कुछ और चीज़ें उसे अपने अंदर बनानी है, कुछ हटानी है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट होना। तो डिफरेंशिएशन वाला जो काम है वो आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन में होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पर चल रही होती है, लंबाई में बढ़ रहा होता है यहाँ से रूट, और जो डिवीजन होता है वो यहाँ पे होता है। इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन। ठीक है, दिस वन यहाँ पर है ना। फिर इसके पीछे आपको मिलेगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि बताओ भाई रूट हेयर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे पूछते हैं कि रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं। रूट हेयर आपके रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं। ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात है कि जो रूट हेयर्स होते हैं आपके रूट के अंदर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आपके रूट के अंदर से आते हैं निकल करके। मतलब आप ये समझे कि अगर ये रूट है तो रूट हेयर जो है वो यहाँ से नहीं निकलता ऊपर से, सॉरी, रूट हेयर जो होता है वो आपका
बाहर से आता है, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। एपिडर्मिस यानी जो यहाँ की रूट हेयर की सेल होंगी ऊपर की, उनमें से ऐसे निकलता है। तो रूट हेयर का आपको ध्यान रखना है कि रूट हेयर जो होता है आपका ग्रोथ, एपिडर्मिस की जो सेल होती हैं बाहर की, एपिडर्मल सेल जो होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, और यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है आपका रूट हेयर, ठीक है ना। अगर यहाँ ब्रांच होती तो वो अंदर से आती निकल के, लेटरल ब्रांच जो रूट की होती हैं वो आपके अंदर से निकल कर आती हैं, वो सरफेस से नहीं आती, ठीक है। तो एक बार देखते हैं यहाँ लिखा क्या क्या है। यहाँ लिखा है कि भाई द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रूट कैप, से ढकी होती है, एंड इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सोयल। तो ये देखो क्या लिखा है कि ये इसका टेंडर एपेक्स बनाती है, टिप बनाती है, जिससे कि रूट जो है वो अपना रास्ता बनाती है, ज़मीन में जाती रहती है आगे। A few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity। तो इसके जस्ट मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर पीछे रूट कैप के क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाया जाता है। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी आपसे जो पूछी जाएंगी कि भाई बताओ आपका जो है, ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछ जाएंगे, ध्यान रखना इन प्रॉपर्टीज को ना, कि द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, और ये लगातार डिवाइड करती हैं। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, जो इसके पीछे की सेल होती हैं उनमें इलोंगेशन जो है वो रैपिड इलोंगेशन होता है, तेज़ी से, एंड इनलार्जमेंट होता है, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ चलती होती है, तब आप बताओगे कि मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो आपकी रीजन ऑफ इलोंगेशन में चल रही होती है। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आपसे पूछेंगे कि सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट कौन सी रीजन में होती है। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब होता है कि व्हेन दे विल चेंज देयर शेप, अगर सेल अपनी शेप बदल रही है या फिर किसी फंक्शन के लिए प्रॉपर कोई फंक्शन करना चाहती है, उसके लिए अपने आप को चेंज कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिवाइड नहीं होना होता, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है डिवीजन करना, मतलब सॉरी डिफ्रेंशिएट होना मतलब चेंज करना अपने आप को, डिवीजन नहीं। And hence this zone proximal to this region of elongation is called as the region of maturation। इसके just proximally पीछे, कई बार इसकी जगह डिस्टल वर्ड यूज कर देते हैं proximal की जगह, वो गलत है। अगर यहाँ डिस्टल वर्ड यूज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, proximal है। And from this region some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called root hairs। तो इस रीजन से क्या निकलता है, देखो यहाँ की जो एपिडर्मिस की सेल होती हैं, वो एपिडर्मिस की सेल अपने आप को क्या करती हैं, उनमें से रूट हेयर निकलते होते हैं। रूट हेयर आपके यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल होंगे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती रूट हेयर, ऐसा नहीं होता कई सेल के मिलकर बना नहीं होता, एक ही सेल होती है, उसी का ही मॉडिफिकेशन होता है बाहर निकला हुआ। फिर लिखा है फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स एंड दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। तो ये रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर्स को और मिनरल को एब्जॉर्ब करते होते हैं, कहाँ से, उससे क्या बोलते हैं उसे, सोइल से। तो रूट हेयर का काम ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन। तो रूट मॉडिफाइड होकर के आपकी सपोर्ट भी करती है, फूड का स्टोरेज भी करती है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बताए हैं कि भाई किस किस तरह से रूट मॉडिफाई हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि भाई रूट इन द सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो रूट करती हैं, उसके अलावा रूट और क्या क्या कर सकती हैं फंक्शन, एंड दे आर मॉडिफाइड, क्या क्या कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकती हैं, रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफाई हो सकती हैं, रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन दिखाती हैं। फिर यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है एक एक वर्ड को, कि टैप रूट
ऑफ कैरेट एंड टर्निप, यानी कि कैरेट जो होती है, गाजर, और जो टर्निप होती है आपकी शलजम, ये आपकी जो होती है क्या होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, और स्वीट पोटैटो की जो होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है, यानी रूट का मॉडिफिकेशन है। अगर आप शकरकंदी या शकरकंद जो होता है आपका स्वीट पोटैटो जो होता है उसको देखोगे तो और पोटैटो को देखोगे तो आपको लगेगा मतलब एक जैसे ही होते हैं, पर पोटैटो आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि स्वीट पोटैटो आपका एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। गाजर जो है वो आपकी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। इस तरह के सवाल आपको याद रखने हैं। गाजर किसका मॉडिफिकेशन है, टर्निप किसका मॉडिफिकेशन है, और किस काम के लिए मॉडिफिकेशन है, फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हुए हैं। ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियन ट्री। तो आप बरगद के पेड़ में आप इस तरह की लटकी हुई स्ट्रक्चर देख रहे होते हो, जो ये आपके एडवेंटिशियस रूट्स हैं। कहाँ से निकली हैं, किसी स्टेम के पार्ट से निकली हुई होती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं प्रॉप रूट्स। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। इसी तरह ही अगर आप जो है गन्ने में या फिर आप मेज़ में उनमें देखेंगे, तो अगर आप कभी खेत में गए होंगे तो आप देखोगे कि भाई आपका जो गन्ना होता है, सपोज करो ये आपका शुगर केन का स्टेम है, इसके शुगर केन के स्टेम के नीचे यहाँ इसकी यहाँ से आप देखोगे इस तरह से रूट्स निकली होती हैं, जिससे कि ये खड़ा रहता है प्रॉपर सीधा। ठीक है, सपोर्टिंग रूट्स हैं। तो इनको आपको क्या ध्यान रखना है कि ये स्टिल्ट रूट है। क्या है, स्टिल्ट रूट। अच्छा, एक खास बात जो ध्यान आपको रखनी है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रूट सवाल आएगा ये रूट कहाँ से निकलती हैं, तो ये रूट आपकी लोअर नोड ऑफ द स्टेम से निकलती हैं। तो सवाल ये इस तरह की लाइन आपको इस तरह लाइन लिख के दे देंगे कि भाई बताओ, मतलब ऐसे लाइन लिख देते हैं एक्चुअली ना कि स्टिल्ट रूट्स आर कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इन द मेज और शुगर कैन। तो बच्चे को तो बात ध्यान रहती है कि स्टिल्ट रूट जो है वो मेज और शुगर कैन में थी, पर बच्चा बेचारा ये भूल जाता है कि वो बेस ऑफ द स्टेम से नहीं निकली थी, वो लोअर नोड ऑफ द स्टेम से निकली थी। बात समझ आई आपको ये? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिर लिखा है कि दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट एंड इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा। ये नई अलग से नेक्स्ट बात चल गई यहाँ पे कि जो राइजोफोरा एक प्लांट होता है जो कि आपका ऐसी जगह पर उगता है जहाँ सोल्टी कंडीशंस होती हैं, जहाँ सॉइल में सॉल्ट्स होते हैं, मार्शी कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर स्वैम्पी कंडीशंस होती है, जहाँ पर वहाँ पर ये प्लांट उगते हैं। तो ऐसी सॉइल में ऑक्सीजन की कमी रहती है, डेफिशिएंसी रहती है। तो इस तरह की सॉइल जो होती है उसमें से रूट जो हैं, कुछ रूट जो हैं, जाना तो चाहिए रूट को ज़मीन के अंदर, पर रूट जो है ज़मीन से बाहर निकल आती है उल्टा, रेस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। तो आपसे यहाँ से सवाल पूछेंगे कि भाई बताओ न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे भाई न्यूमेटोफोर्स जो है वो उल्टा ज़मीन से बाहर आने वाली रूट्स होती है, जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, negatively geotropic roots that are arising from that are coming out from the soil in the rhizophora। राइजोफोरा नाम के प्लांट में वो सोयल से बाहर आ रही होती है। इनका काम होता है कि दे विल गेट द ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए ऐसा करती होती है। ठीक है, तो कई बार ये आपको लिख के देंगे कि मैनग्रोव प्लांट्स। तो मैनग्रोव मतलब ये इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसका फोटोग्राफ दिए हैं कुछ थोड़े से, और देखो यहाँ मॉडिफिकेशन दिखाया है, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो दोनों दिखाए हैं, सब दिखाया तीनों। ये एस्परेगस दिखाया है, इसमें आपको कुछ, इसमें भी आपको एक गांठ सी छोटी छोटी दिख रही हो, तो इसकी रूट भी फूड स्टोर करती हैं। इनको फैसिकुलेटेड रूट्स कहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए फ़ोटो दिया है बस खाली। फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पर दिखाया टर्निप जो है आपका रूट का मॉडिफिकेशन है, वो भी कौन सी का, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। गाजर आपकी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। ये स्वीट पोटैटो जो है आपका ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है।
ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए देखो ये न्यूमेटोफोर्स इन राइजोफोर आप देख रहे हो, ये आपके बाहर निकले हुए हैं, मतलब ज़मीन से उल्टा बाहर आए हुए हैं, फ़ोटो में आप देख रहे हो। तो इनके ऊपर छोटे छोटे बिंदिया सी टाइप की दिख रही है ना, इनको बोलते हैं लेंटिसिल। इनका काम होता है कि ये उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को लेते होते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस और इनसे बनते हैं, शेप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे ये फोटो में आपको कैरेट जो है आपका कॉनिकल शेप का दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का, ठीक है, कोन टाइप का, ठीक है। ये और ये टर्निप जो है इसको बोलते हैं कि ये नैपी फॉर्म है, नैपी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आ जाते हैं, इनसे शेप के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम पे आपका लिखा है कि स्टेम आपका क्या पार्ट होता है। जो मैंने कहा था कि एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल एक प्लेम्यूल। तो जो प्लेम्यूल वाला पार्ट होता है, एक रेडिकल पार्ट होता है, दूसरा प्लेम्यूल पार्ट होता है। तो जो प्लेम्यूल वाला पार्ट होता है उससे आपका स्टेम निकलता होता है, प्लेम्यूल वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ लिखा है व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस स्टेम फ्रॉम द रूट, और साथ में आपको पता है कि स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होती हैं। तो यहाँ लिखा है व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस स्टेम फ्रॉम द रूट, एंड द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बीयरिंग ब्रांच लीफ फ्लावर फ्रूट, ये सब होता है इसके ऊपर। यहाँ आपको ये मिलेगा कि भाई ये किससे, प्लेम्यूल से निकलता है। स्टेम का जो पार्ट होता है प्लेम्यूल, उससे ओरिजिनेट होता है। एंड एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। फिर आपको बताया था कि भाई द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। तो यही खास बात होती है कि अगर आपका जो स्टेम होता है उसके अंदर आपको नोड और इंटरनोड मिलेंगी। नोड और इंटरनोड मिलने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टेम है ये, तो इस तरह से डिवाइडेड होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एक जहाँ पर ये इस तरह की लाइन है, इसे कहते हैं नोड, और ये है इंटरनोड। अच्छा, भले ही आप एक बात ध्यान रखना, भले ही कोई बड़ा प्लांट है, मान लो आप कहो आम के प्लांट में तो हमें दिखती नहीं ऐसी नोड इंटरनोड, तो नहीं दिखती तो कोई बात नहीं है, पर होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, सब स्टेम की फीचर है, नोड इंटरनोड होना स्टेम की फीचर है, रूट की फीचर नहीं है, ठीक है। The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internode are the portion between the two nodes. तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट है कि स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीव्स निकलती हैं, यानी आपकी इसका मतलब नोड जो होती है उसी से क्या निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड आर बोर्न कॉल्ड नोड्स, एंड वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड, एंड द स्टेम बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम जो है उसमें बर्ड्स होती हैं, दो तरह की बर्ड्स होती हैं। अगर मान लो हम कहें कि भाई यहाँ टिप पे कोई बर्ड है तो दैट इज़ टर्मिनल बर्ड, और अगर कोई इस तरह लीफ है, मान लो यहाँ पर लीफ के जो एक्सिस है, ये एंगल है, यहाँ पर कोई बर्ड है तो उसको कहते हैं एक्सिलरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बात के, आपकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो इन बर्ड से निकलती हैं। ब्रांच निकलती है ना प्लांट में, तो ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं। यहाँ लिखा है कि स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर फॉर्म बिकम वुडी डार्क ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। स्टेम का जो फंक्शन है वो आपको पता ही है क्या है फंक्शन। ब्रांच होती हैं, इसके ऊपर लीव्स होती हैं, फ्लावर फ्रूट होते हैं, एंड इट कंडक्ट वाटर मिनरल फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स का मतलब होता है फूड, ठीक है। जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस से उसको कहते हैं फोटोसिंथेट। And some stem perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. तो फिर इसी तरह इन्होंने यहाँ पर स्टेम के मॉडिफिकेशंस बताए हैं कि स्टेम के क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ तक देखते हैं, एक बार लिखा क्या है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। The stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. Underground stems of potato, ginger, turmeric, jamaican, colocasia are modified to store food in them.
तो ये आपसे पूछते हैं कि भाई ज़मीन कंद क्या है, टर्मरिक क्या है, जिंजर क्या है। तो जैसे हम कहेंगे भाई पोटैटो क्या है, पोटैटो इज ए ट्यूबर, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं, और ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। इसी तरह अगर हम बात करें जिंजर की, कि जिंजर क्या है, तो जिंजर को हम बोलते हैं राइजोम। इट इज़ एन मॉडिफाइड स्टेम ऑल्सो, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ज़मीन कंद जो आपका होता है एक बड़ा सा होता है, रखा रहता है, बाजार में मिलता है। और आपकी अरवी जो होती है, अरवी कोलोकेशिया, कचालू भी कहते हैं, बड़ा कचालू होता है, कोलोकेशिया स्कुलेंटा। ज़मीन कंद और कोलोकेशिया जो है ये आपके क्या हैं, ये आपके कॉम्स हैं, कॉम्स, ठीक है, समझ आई, ये आपके कॉम्स। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि कॉम्स का एग्जाम्पल बताओ, तो आप बताए ना, ज़मीन कंद है, ट्यूबर पोटैटो है, जिंजर आपका राइजोम कहलाता है, ठीक है। हर सारे के सारे हैं अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन, फूड के लिए मॉडिफिकेशन है एक्चुअली। नेक्स्ट लिखा है कि दे आर ऑल्सो द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप अगर मान लो पोटैटो उगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक उसको रख दें नमी में कहीं, और उसके ऊपर जो बर्ड्स होती है पोटैटो के ऊपर, वो बर्ड्स में से जर्मिनेशन कर देगा, जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप अगले साल तक भी उसको रख सकते हैं ताकि आप अगले साल उससे प्लांट उगा सकें, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल ग्रोथ। अगर आपके अनफेवरेबल ग्रोथ है तो आप उसको रखो, टाइम नहीं है अच्छा तो उसको रख सकते हैं आप, ठीक है, फिर अगले साल उससे नया प्लांट हो जाएगा, ठीक है। स्टेम टेंडिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड। तो देखो यहाँ से आप ध्यान रखना है, अगर हम कहें कि ये आपकी लीफ है यहाँ पर मान लो, और ये एक्सिलरी बड है, और इससे जो है ये बना है इस तरह का, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेम टेंड्रिल्स जो होते हैं वो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं। आपसे पूछा जाएगा सवाल, स्टेम टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स का मॉडिफिकेशन होते हैं। एंड स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड आर स्लेंडर स्पाइरली कॉल्ड हेल्प टू प्लांट क्लाइंब सच इन गोड। तो आपको पूछेंगे कि ये बताइए कि स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो आप बताएंगे गोड्स, यानी जो ये होती हैं लौकी, कद्दू, खीरा, टमाटर, ये सब, तरबूज, ग्रेप वाइन्स। तो इनमें आपको क्या मिलते हैं, स्टेम टेंड्रिल मिलते हैं। स्टेम टेंड्रिल आपकी किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं। ये बात, ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल भूल लेनी है भाई, बेल होती है ना इनकी, गोड्स की बेल होती है, तो इनके ऊपर स्टेम के टेंड्रिल होते हैं। अगर आप मटर में देखोगे तो मटर में आपको लीफलेट के टेंड्रिल मिलेंगे, लीफ के टेंड्रिल समझो मिलेंगे, ठीक है, लीफ का मॉडिफाइड टेंड्रिल मिलेगा। यहाँ आपको एक्सिलरी बड का मिल रहा है। इस तरह ही अगर आप एक दूसरा प्लांट देखोगे कि बोगनविलिया या फिर सिट्रस नींबू के प्लांट पे कांटे होते हैं ना, तो वो एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन है, बट दिस टाइम दे आर वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको पूछे कि बोगनविलिया के जो थॉर्न्स हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो दे आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि देखो दोनों ही एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, थॉर्न्स भी और टेंड्रिल भी। तो इसका मतलब ये एनालोगस स्ट्रक्चर हुई कि होमोलोगस, होमोलोगस हुई, ठीक है। ये आपके 10th में था ना होमोलोगस। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो होती हैं जो एक जगह से ओरिजिनेट होती हैं, काम अलग अलग करती हैं। तो ये वही है, टेंड्रिल और थॉर्न्स दोनों होमोलोगस हैं। एंड दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स एंड सम प्लांट आर ऑफ एरिड रीजन्स। कुछ जगह के जो प्लांट होते हैं एरिड रीजन्स के, जहाँ पर पानी कम है, वहाँ के स्टेम जो होते हैं, वहाँ के जो स्टेम होते हैं, पत्तियाँ जो अपनी लीफ होती हैं उनको तो कर लेते हैं छोटी छोटी, ख़त्म मतलब रिड्यूस कर लेते हैं, और स्टेम जो हो जाता है वो फ्लैटेंड हो जाता है। जैसे कि आप इनमें ओपुंशिया, कैक्टस वगैरह में आप देखते हो कि स्टेम आपका कांटे कांटे होते हैं उसके ऊपर, और वो जो होती है ग्रीनिश लीफ लाइक होता है, एक्चुअली में वो स्टेम होता है, लीफ नहीं होता, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है, वो स्टेम होता है, लीफ नहीं होता है। कैक्टस में, ओपुंशिया में आपने देखा होगा जो, तो वो स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस भी करता है, वहाँ पर लिखा है, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में मिलेगा। तो अगर आपको मिलेगा कहा कि भाई फोटोसिंथेटिक स्टेम फ्लैटेंड
फ्लैटेंड पूछा तो अपुंछा में बताना, और सिलेंड्रिकल पूछा तो यूफोर्बिया में बताना। ठीक है। नेक्स्ट है दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्लोरोफिल इनके अंदर होता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।